यहाँ पर हम मिल रहे हैं फ्रेंड्स। कल आपकी क्लासेस रात वाली नहीं हो पाई थी क्योंकि कोल्ड और कफ दोनों एकदम टाइट फिक्स जकड़ लिया है मुझे। फिलहाल आज मुझे राहत थोड़ी सी है, इसलिए मैंने क्लास आपकी की, क्योंकि कोर्स बहुत पीछे चल रहा है और बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, घर में बहुत सारे फंक्शंस भी हैं मेरे। तो इस वजह से मुझे मालूम है कि दिक्कत होने वाली है, इसलिए मैं फटाफट करके जल्दी जल्दी करके सारे कोर्स कवर करूँगी। आप लोग सेल्फ स्टडी खूब करिए, अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए और मेरी मानिए तो अच्छे से जितना हो सके उतना बढ़िया राइटिंग पे वर्क कर लीजिए, लिखिए, आंसर राइट करना सीखिए बढ़िया तरीके से, ताकि सेकेंड की प्रिपरेशन जम के कर लो। ठीक है, आप जुड़े हो मेरे साथ। ठीक है, चलो करते हैं क्लास। आप जो चालनी क्लास लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलो। कोई दिक्कत है तो पूछ लो, जितना होगा हम आपकी हेल्प करेंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है मध्यकालीन शिक्षा, मुगल कालीन इस्लामिक शिक्षा, इनके बारे में जानेंगे। और ये 6 चैप्टर में जो बौद्धिक का था चल रहा था, वैदिक का सब कुछ ओवर हुआ, ये बचा हुआ है लास्ट। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो स्वतंत्रता के पूर्व पश्चात वो सारी चीज़ें जो है उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो तैयार है आज की क्लास के लिए? चलिए फटाफट क्लास को लाइक कीजिए, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया। फिर आगे बढ़ते हैं, क्लास को करते हैं कंटिन्यू। शाम को आपकी रात में भी क्लासेस आपकी आज होंगी और आज हम यहाँ पर इंग्लिश की क्लास करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से हम नहीं कर रहे थे, आज रात में इंग्लिश की धमाकेदार एक अच्छी सी क्लास होगी। और अभी हम यहाँ पर आपकी सोशल साइंस की शाम को 4 बजे कर रहे हैं और सुबह 10 बजे की जो क्लासेस का टाइमिंग है वो कल से आपकी क्लासेस वहाँ पर भी रहेंगी, यहाँ पर भी रहेंगी। अच्छे से सेकेंड सेमेस्टर की जम के तैयारी को, एक सब्जेक्ट में बैक लगी है, 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है, चिल कर लीजिए। जिनकी मैथ में लगी है उनको थोड़ी टेंशन होनी चाहिए, जेन्युइन है होनी चाहिए। बाकी किसी के और सब्जेक्ट में लगी तो वो आराम से करिए, उनका सबका मैं निकलवा दूंगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैथ जिनकी लगी उनके लिए आप लोगों को पढ़ना होगा। आपके लिए मैं स्पेशल एक जो है आपकी प्रीमियर क्लासेस लगाने वाली हूँ, जो कि पेड कोर्स क्लासेस होंगी। आपको उसमें फ़ी करनी होगी, आपको जो पूरा पे प्रोसेस सिखाऊंगी कैसे करना है, वो प्रोसेस आपको यूट्यूब के थ्रू ही करना होगा। और उसकी आपकी पेमेंट होगी हर महीने की, आप हर महीने पे करेंगे, आपको हर महीने फिर वो क्लास डेली चलेगी। जैसे होता है कि कभी कभी मैथ की क्लासेस डेली नहीं चल पाती है, हाँ, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक ही दिन 2 दिन हो पाती है। तो वहाँ पर क्या होगा कि मैं वक्त निकालूंगी और वो जो क्लासेस होगी वो डेली फिर लाइव चलेगी और मैं डेली लाइव मैथ पढ़ाऊंगी। मैंने आप लोग को जो बोला था कि मुझे डिजिटल बोर्ड लेना है वो मैंने फाइनली ले लिया है, मेरी डिलीवरी हो चुकी है, जो कि परसों ही हुई है। और मैं आप लोगों के लिए अब लाइव क्लासेस जब भी करूँगी या टेस्ट लूँगी तो मैं अभी उस पर लिख पाऊँगी। मैंने अच्छा अमाउंट खर्चा करके अपना काम कर लिया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें सोच रही थी कि आप लोगों को जो मेहनत और करनी है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से करना है। तो वो कोर्स के बारे में, वो प्रीवियस क्लासेस के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में दिखा दूँगी कैसे करना है और वो चीज़ करना होगा। मैथ की क्लासेस आप लोगों को वहाँ पर सिर्फ एक ही क्लास मिलेगी, वो डेली मिलेगी और मैथ की ही मिलेगी। बाकी सारे सब्जेक्ट मैं यहाँ पर बताऊँगी जो भी आपको कर पाऊँगी। तो ये एक अपडेट है, ध्यान से सुनो, समझो, पढ़ो, जितना हो सके उतना मेहनत करो, क्योंकि आगे की चीज़ें अच्छी हैं। तो आगे को सोच के अभी मेहनत कर लो, ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, अब बातें बहुत हो गई हैं, अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले ये देखते हैं कि मध्यकालीन और मुगलकालीन के बारे में आखिर है क्या। इनसे प्रश्न थोड़े से कम आते हैं, बट देख लेते हैं। तो कहते हैं कि शुरुआत की बात होती है कि मोहम्मद गौरी को भारत का प्रथम मुस्लिम शासक माना जाता है। जो कि क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम शासक भारत का पहला कौन माना गया है, कौन था, तो मोहम्मद गौरी। ये नाम नहीं भूलिएगा, ठीक है। इनके नाम से प्रश्न कई दफ़ा बने हुए हैं। मोहम्मद गौरी से लेकर मुगल साम्राज्य की जो कह सकते हैं कि समाप्ति का लगभग रहा है। मोहम्मद गौरी से लेकर जब मुगल साम्राज्य पूरा कर एक तरीके से एंड अप हुआ, ख़त्म हुआ, यहाँ से गया, तो 12 से लेकर 18 के आसपास का पूरा टाइम ड्यूरेशन रहा है। भारत और मुस्लिम शासकों का अधिकार भी इतने टाइम से इतने टाइम तक रहा, ये काफ़ी अलग बात भी है। मुस्लिम शासक अपने साथ नई संस्कृति लेकर आए थे। जब कोई आता है तो नई नई चीज़ों को लेकर आता है, अपने साथ नए तरीके, तौर, बहुत धर्म लेकर आए, आदर्श ले आए, अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए, अपने शासन को वहाँ पर जमाने के लिए, मजबूत करने के लिए, स्वयं को मुस्लिम धर्म और इस्लामी ज्ञानी और संस्कृति का प्रचार करने के लिए समर्पित, खुद को मुस्लिम धर्म के बारे में एकदम झकझोर दिया, खूब लोगों को बताना, चर्चा करना, समझाना, इस्लामिक ज्ञान के बारे में लोगों को जो जानकारी नहीं है उसके बारे में जानकारी देना, उसके बारे में सिखाना, बताना, संस्कृति का खूब प्रचार प्रसार करना, इन सब चीज़ों में काफ़ी अपना योगदान, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे लोगों को बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ हेल्प किया, लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा, समझा, जाना। तो इस तरीके से कह सकते हैं काफ़ी अच्छी मदद इन्होंने की भी थी। मतलब मदद क्या कह सकते हैं कि अपना प्रयास किया था, जिसमें से गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, तुगलक आए, सैयद आए, लोधी आए। मुगल शासक ने यहाँ पर अनेक शिक्षा की संस्थाएं भी खोली। जितने भी लोग बाहर से आए इंडिया को, उनको अच्छा लगा और जो भी चीज़ें रही तो अपना पूरा पढ़ाई वढ़ाई का पूरा सेटअप जो कुछ भी था जितना हो सका उतना खोला, किया, बहुत सारी चीज़ें की हुई थी।
आगे बढ़िए, मुस्लिम शिक्षा का अर्थ ज्ञान अर्जन करना था। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आपको वन लाइनर में कभी कभी आता है आपके वेरी शॉर्ट वाले में। मुस्लिम शिक्षा का अर्थ ज्ञान अर्जन करना था। इस ज्ञान के अंतर्गत कुरान शरीफ की जो आयतें होती थी, जैसे हमारे हम लोग के यहाँ दोहा चौपाई छंद होता है ना, वैसे इनके यहाँ आयतें हुआ करती हैं। और हज़रत मोहम्मद के उपदेश का ज्ञान जनता तक पहुँचाना। हज़रत मोहम्मद के द्वारा जो दिए गए उपदेश वगैरह हैं, जो भी बातें इनके द्वारा कही गई हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना, उनको मकतब मदरसों के माध्यम से अधिक प्रचार प्रसार करना, ये शिक्षा का मुख्य अर्थ था। इस प्रकार सामान्य जीवन से संबंधित धार्मिक लौकिक अध्ययन को भी मुस्लिम शिक्षा कहा जाता था। मतलब जैसे हमारे यहाँ स्कूल है, ठीक है, संस्कृत विद्यालय हुआ करते थे पहले, तो वैसे ही इनका मदरसा और मकतब हुआ करता था, इनके स्कूल का नाम। तो वहाँ पर जो इनके हज़रत मोहम्मद साहब इनके हैं, उनको उन्होंने जितनी भी चीज़ें कही हैं उन्हीं का प्रचार प्रसार स्कूल के शिक्षा के माध्यम से बच्चों को देना, समझाना, लोगों को बताना, यही काम इनका फ़िलहाल के लिए था। बात कर लेते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषता। ये आपको लिखने को आता है, कहेगा मध्यकालीन शिक्षा की कोई 2 से 3 विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहली बात, अगर आपको ये विशेषताओं की बात आती है कि आपको जैसे कि 1 नंबर वाले प्रश्न में पूछा गया, तो आप लिखेगा कि मध्यकालीन शिक्षा की विशेषता ये है कि इसमें बिस्मिल्लाह रस्म होती है, 1 लाइन। मैं 1 नंबर के लिए बता रही हूँ, पहले वो सुनिए, उसके बाद फिर आप लिखिएगा मध्यकालीन शिक्षा में सारी शिक्षा निःशुल्क हुआ करती थी, 2 लाइन, 2 हो गया। उसके बाद फिर मध्यकालीन शिक्षा में कक्षा नायक पद्धति चलती थी, बस इतना, यही 3 लिखना है। अगर गुरु 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 जाओ, ये क्या मालूम है, अगर यही सेम प्रश्न आपको 2 नंबर में पूछ ले कि मध्यकालीन शिक्षा की विशेषताएं लिखिए 2 नंबर वाले में, तब ये लिखिएगा। तो ये होता है आंसर राइट करने का तरीका, जो कि आप लोगों को मैं कई बार वो सो मेनी टाइम्स मैंने आपको बताया, बट आपने नहीं सुना। तो मेरे अच्छे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट में जो गलतियाँ की हैं और बैक लगी है, कुछ की जानबूझ की लगी, जैसे हिंदी में लगाई गई तो ज़बरदस्ती लगाई गई, जाहिर सी बात है, तो पढ़ लो, ठीक है। अब उसमें दिमाग ना लगाने के बजाय सेकंड को बेस्ट करो और हो जाएगा, निकल जाएगा, परेशान नहीं करो, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं बिस्मिल्लाह रस्म की। जैसे आपने उपनयन संस्कार, रोजा संस्कार, समावर्तन संस्कार के बारे में पढ़ा, तो वैसे मुस्लिम धर्म की जब बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए मकतब मदरसा वगैरह में, जब इनकी पहली शुरुआत होती है पढ़ाई की, तो वो बिस्मिल्लाह रस्म से होती है, ठीक है, बिस्मिल्लाह रस्म से होती है। तो ये कभी कभी आपको डायरेक्टली प्रश्न बनता है कि बिस्मिल्लाह रस्म क्या होती है, बिस्मिल्लाह रस्म से आप क्या समझते हो। तो मुस्लिम शिक्षा बिस्मिल्लाह रस्म से शुरू होती है। पहली बात, बहुत सिंपल सी बात लिखी, जो मुस्लिम की शिक्षा है, मध्यकालीन शिक्षा थी, वो मुस्लिमों की शिक्षा बिस्मिल्लाह रस्म से ही शुरू हुआ करती थी। ये बिस्मिल्लाह रस्म वैदिक काल के उपनयन संस्कार के जैसे ही है, मध्यकाल के प्रबोधन संस्कार से मिलते जुलते, एकदम सेम टू सेम, बस नाम अलग अलग है, बच्चे अलग अलग है। इसमें बालक को नए कपड़े पहनाते थे, वैदिक काल में भी यही होता था, नए नए कपड़े पहनते थे। बौद्ध में भी यही था, नए कपड़े पहनते थे, मौलवी के पास ले जाते थे बालक को। यहाँ पर मौलवी के द्वारा जो है, जो कुरान की कुछ आयतें होती थी उनको दोहराना पड़ता था। और वैदिक जो उपनयन संस्कार था उसमें मंत्र उच्चारण होता था। बौद्ध में भी उनकी कुछ शिखापदानी होती थी, उसका उच्चारण होता था, ठीक है। तो इस तरीके से सब में दोहराते थे। और बच्चा अगर मान लीजिए दोहरा नहीं पा रहा क्योंकि छोटा है, नहीं बोल पा रहा है, तो अगर उसने अपने मुंह से बिस्मिल्लाह शब्द ही बोल दिया तो मतलब उसका एडमिशन हो गया। तो इस तरीके से फिर जो है प्रारंभिक मतलब जो इनिशियल स्टेज थी पढ़ाई की, वो शुरू हो जाया करती थी। और कुछ देख वेख के दक्षिणा उक्षिणा जो भी रहता था, गुरु दक्षिणा कहते हैं जो, वो सब दे के मतलब वहाँ से चल देते थे। तो ये बिस्मिल्लाह रस्म मुस्लिम कालीन बच्चों के लिए हुआ करती थी। आगे बढ़ो, निःशुल्क शिक्षा थी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन था, पढ़ो मतलब फ्री था सब कुछ। मकतब मदरसों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं था। और जो खर्चा वर्चा है वो था, धनी लोग होते थे जो भी वहाँ पर रहते थे उस समय, वो लोग वहाँ पर उनका खर्चा उठाया करते थे। उसके बाद कक्षा नायक पद्धति क्या थी, जिन शिक्षा संस्थान में कक्षा नायक पद्धति का प्रचलन था, मतलब वो मॉनिटर वाला जो सिस्टम होता था, मॉनिटर सिस्टम याद है ना, मॉनिटर सिस्टम, तो वो हुआ करता था। तो इस तरीके से जो है बच्चा टीचर की भी हेल्प कर देता था, देख रेख हो जाती थी, टीचर को काफ़ी हेल्प मिल जाया करती थी। तो इस तरीके से बहुत अच्छी चीज़ें, मॉनिटर वगैरह होते हैं तो टीचर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो इस तरीके से भी चीज़ों को देखने को हेल्प हुआ करती थी। तो इस तरीके से सिस्टम वगैरह सब में अलग है, जैसे जो सिस्टम बना हुआ है उसके हिसाब से अलग अलग चीज़ें उस समय से हुआ करती थी, जो कि काफ़ी अच्छी रही हैं। तो ये मॉनिटर सिस्टम प्रणाली जो है ये इसमें देखने को मिली हुई थी। आगे बढ़ते बात कर लेते हैं व्यवहारिक शिक्षा की। व्यवहारिक शिक्षा के बारे में कहता है कि मुस्लिम लोगों का
परलोक एवं पुनर्जन्म में कोई विश्वास नहीं था। ये लोग परलोक, पुनर्जन्म ऐसी चीज़ों में विश्वास कम करते थे, कोई बिलीव नहीं था, और इसलिए शिक्षा को आध्यात्मिक विकास और मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं मानते थे। किनको ये लगता था कि अगर इसलिए हम शिक्षा दे रहे हैं तो आध्यात्मिक विकास या मोक्ष प्राप्ति के साधन को मानो समझो, ऐसा कुछ नहीं। इनका जो भी था विश्वास था जीवन में यही संसार जो कुछ भी यही सब कुछ है, इसी को सर्वोपरि मानते थे और इसी में अपनी इच्छाएं सारी पूरा भी करना चाहते थे। बच्चों को बताते थे कि आप ऐसा मत सोचो कि आपको मोक्ष है या कोई और दुनिया, ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी सीख थी, जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सब यहीं पर करके जाना, यहीं पर करना, यहीं रहना है, सारा स्वर्ग यही है। ऐसी भी बातें इन लोगों के भी एकदम थी और ये लोग ऐसा ही प्रचार प्रसार वगैरह किया करते थे। तो कुछ इस तरीके से आप जो है सबका अलग अलग सिस्टम या अलग अलग चीज़ें हुआ करती थी। तो व्यवहारिक तरीके से इनका सब कुछ यहीं पर था। आगे बढ़ते हैं शिक्षा का संरक्षण। अब ये क्या है, शिक्षा के संरक्षण इनकी एक विशेषता में आता है कि संपूर्ण मुस्लिम काल में शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त। जी हाँ, राज्य के द्वारा इनको पूरी पद्धति को, पूरे सिस्टम को संरक्षण प्राप्त था। और कह सकते हैं कि कथन भी है कि विवाद से दूर लगभग मुस्लिम शासकों ने मकतब और मदरसों की स्थापना करके शिक्षा के प्रति अपने प्रेम उदारता का परिचय दिया था। मतलब जो बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, मुस्लिम राजा, मुस्लिम शासक, वो लोग स्कूल मकतब वगैरह जब बनवाते थे तो वो सुरक्षा भी देते थे उनको कि आप यहाँ पर खुला पढ़ाइए, लोगों प्रचार करिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। आगे बढ़िए। गुरु शिष्य का संबंध भी काफ़ी ठीक था इनका भी, जैसे सारे कालों में रहा है। मुस्लिम काल में गुरु और शिष्य के संबंध काफ़ी अच्छे थे। शिक्षकों को समाज में बहुत अच्छे दर्जा था, सम्मान था, और शिक्षकों को वेतन तो कम मिलता लेकिन जो है उनके सम्मान में कोई कमी नहीं थी। बच्चे अनुशासित थे, डिसिप्लिन में थे, सहनशील थे, विनम्र थे, श्रद्धापूर्वक अच्छे से रहते थे, पढ़ाई करते थे, बातों को मानते थे। तो ये सारी चीज़ें भी इन लोगों में भी थी। आगे बढ़ते एक थोड़ा सा टफ फैक्टर इनका अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा थी। मध्यकालीन शिक्षा में अनुशासन को बहुत अधिक महत्व दिया गया था। मकतब मदरसा दोनों में स्तर पर ग्रहण करने के बाद जो है मुस्लिम शासक में नियम, रीति रिवाज, आदर्श, परंपरा, ये सब काफ़ी कड़ाई के थे, काफ़ी सख्त थे, टाइट थे और अनिवार्य भी थे। ना पालन करने वाले को जो है बहुत दिक्कत होती थी, बच्चों को काफ़ी दंड मिलता था, बहुत कठोर दंड था। बेंच पे खड़ा करा दे, मुर्गा बना दे, क्लास के बाहर निकाल दे, बच्चों के सामने पैंट उतार दें, ऐसा भी हुआ करता था। और जो है बहुत गलत होते थे, बहुत गलत करते थे, बहुत मतलब टाइट बहुत ज़्यादा थे, जितना और में नहीं था, लेकिन इन लोगों में काफ़ी डिसिप्लिन थी। आगे बढ़िए। तो ये 7 पॉइंट मैंने आपको इनके विशेषताओं से बताया। अब आपको इसमें से कोई भी 2 से 3 से 4 जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुगल कालीन मध्यकालीन शिक्षा के जो उद्देश्य है, इतनी जो पढ़ाई लिखाई हो रही है, सारी चीज़ें बनी हुई है, इनके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको गोल है प्राइमरी तक पहुंचना, तो वैसे इनका भी हर एक गोल था। वो गोल जानते हैं कि वो गोल आखिर क्या था। तो पहला है इस्लाम धर्म का प्रसार करना। जी हाँ, इनका उद्देश्य था कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहना, उनको प्रोत्साहित करना, इस्लाम धर्म के बारे में बताना, उनके शिक्षा के सहारे से बच्चों ये बातें धीरे करके आगे तक बताना कि ये भी एक धर्म है, इस पर ऐसा ऐसा होता है, तो लोग इसको सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो इस्लाम धर्म का प्रसार करने के लिए ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। आगे बढ़िए। दूसरा उद्देश्य था मुसलमानों के में ज्ञान का प्रसार करना। ज्ञान की प्राप्ति शिक्षा के द्वारा ही हो सकती है। अगर ज्ञान किसी को देना है, लेना है तो शिक्षा के थ्रू ही कर सकते। इसलिए मुस्लिम शिक्षा का एक उद्देश्य मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना, समझाना, बताना, धर्म से अवगत कराना जो चीज़ें उन्हें नहीं पता है। तीसरा पॉइंट था मुसलमानों में, ये रिपीट हो गया, मुस्लिम शासन को सुदृढ़ करना। इनका था कि जो मुस्लिम शासन सुदृढ़ नहीं, मजबूत नहीं है, उसको बनाना। मुस्लिम शासकों ने शिक्षा को अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि का साधन माना ताकि लोगों को समझाया जाए, शिक्षित इनके बारे में जानकारी रहे। और मुस्लिम शासक ने शिक्षा के द्वारा शासन को अधिक बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको जानकारी रहेगी तो वो खड़े रहेंगे, वो अपना सोचेंगे कि हम मुसलमान हैं, हमको जानकारी होनी चाहिए धर्म की, उनकी जो मुस्लिम धर्म में जो भी चीज़ें होती हैं, लोगों को जब जानकारी रहेगी तो वो अपने धर्म के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे, करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बोलेंगे। तो मुस्लिम शासक जो उस समय थे वो स्कूलों पर काफ़ी मकतब पर ध्यान देते थे कि पहले से जैसा कहता था कि तैयार करते थे, तो कुछ इस तरीके से वह सभी करते हैं, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से उस शासन को क्या होगा, डगमगाएगा नहीं, उसको धीरे धीरे करके सुदृढ़ करना था। तो ये सारी प्लानिंग के थ्रू इतने सारे काम वहाँ पर हुआ करते थे। सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, जो सांसारिक ऐश्वर्य होता है, घर, बंगला, गाड़ी, ऐश, आराम, सुख, तो ऐसी भी प्राप्ति का इनका सब कुछ था।
मुसलमान सांसारिक वैभव और ऐश्वर्य को बहुत महत्व देते थे। मुस्लिम संस्कृति में पर लोगों को कोई विश्वास नहीं था, जो बिल्कुल भी नहीं था। वो लोग जो है सारा जीवन यहीं पर मानते थे, सब कुछ यहीं पर था। और विद्यार्थियों को इस प्रकार तैयार करते थे कि वो अपने पूरे जीवन को सफल बनाएं और अपनी सांसारिक उन्नति यहीं प्राप्त करें, यहीं पर जीवन जिएं। सारी चीज़ें जो लगती थी, जो ये जीवन मिला हुआ, यही सारी चीज़ें थी, इसी में सर्वोपरि यही संपूर्ण है। तो कुछ ऐसी नीति या ऐसी कुछ बातें थी जिनके तहत ये इस तरीके से काम ईजिली वे में किया करते थे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत बेसिक मैंने लिया है ताकि आपको समझ में आए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इनकी जो कुछ संस्थाएं थी वो क्या क्या। इनसे बड़ा प्रश्न बनता है कि मध्यकालीन शिक्षा की प्रमुख कुछ संस्थाओं का नाम बताइए। तो एक संस्था है, इसका नाम है मकतब। मकतब क्या है? अब मकतब का ध्यान रखना, ये से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं कि मकतब की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? अरबी शब्द से हुई है। और वो शब्द क्या है? कुतुब है। इसका जो मतलब मीनिंग है वो क्या है? उसने लिखा। ठीक है, उर्दू भाषा में देखते हैं तो समकक्ष शब्द में कुतुब जो शब्द दिया गया है, किताब के बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो ये मकतब शब्द कहाँ से आया है? अरबी से। किस शब्द से बना है? कुतुब से। मतलब इसका मीनिंग क्या है? उसने लिखा। तो ये ध्यान रखिएगा। वास्तव में कह सकते हैं कि शाब्दिक अर्थ में मकतब का अर्थ होता है एक ऐसा स्थान के संदर्भ में स्वीकार कर लिया जाता है जहाँ पर पठन वगैरह के कार्य होते हैं। मकतब का मतलब जो मकतब शब्द है अरबी शब्द अरबी भाषा का है, कुतुब शब्द से बना। तो कुतुब का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर पठन की ऐसी कुछ काम है जो ऐसा हुआ करता था। तो इस तरह से मकतब वे संस्थाएं होती थी जो प्राथमिक स्तर पर, ये ध्यान रखना कि जो प्राइमरी की क्लासेज होती उनके लिए मकतब था, उच्च के लिए, इसके ऊपर के लिए मदरसा हुआ करता था। तो ये थोड़ा मदरसा मकतब किसके लिए होता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो मकतब वे संस्थाएं थी जो प्राथमिक के लिए शिक्षा को प्रदान की जाती थी। मकतब व्यक्तिगत स्तर पर नज़दीकी और मस्जिद के अंदर बुलाए जाते थे। ये मकतब मुसलमान और हिंदू बालक दोनों के लिए थे। यहाँ पर ये जरूरी थे सिर्फ मुसलमान जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं था, सब इसमें जाया करते थे, हिंदू मुसलमान दोनों। उसके बाद फिर बात करते हैं खाना खाए। ये क्या था? खाना खाए में प्राथमिक शिक्षा होती थी। ठीक है, और ये व्यक्तिगत प्रयत्न इनका ये था कि सिर्फ मुस्लिम छात्र इनके पास जाया करते, सारे नहीं, सिर्फ मुस्लिम छात्र ही जाया करते थे खाना खाए में। उसके बाद फिर तीसरी जो है वो है दरगाह होती थी। तो दरगाह में क्या, दरगाह वास्तविक रूप से वह स्थान है जहाँ पर जैसे पीर पैगंबर की समाधि और सम्मान वगैरह उनको स्थापित किए जाते थे। मुस्लिम काल में जो ही शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ, मौलवी लोगों के द्वारा शिक्षा प्रदान करते थे, पढ़ाते सिखाते थे। इनमें भी एक बात ये ध्यान रखना पड़ता था कि मुस्लिम शासक सिर्फ होते थे, दरगाह में भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम जो बच्चे थे वही लोग जाया करते थे। हिंदू धर्म के बच्चों को वहाँ पर कोई ऐसा अलाउ नहीं था। तो खाना खाए और दरगाह में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर बात कर लेते हैं वही मदरसा की। तो मदरसा शब्द भी अरबी भाषा का शब्द है जिसका जो अर्थ है वो मतलब जो शब्द है वो दरस से बना है, और दरस का मतलब होता है भाषण। तो इस तरीके से जो उत्पत्ति है उसका अर्थ है ये निकलता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर भाषण का खूब प्रयोग किया जाता है, भाषण के द्वारा ही मतलब बोल कर खूब शिक्षा दी जाती है। और ये भी कहा जाता है कि ये उस शिक्षा के जो उच्चतम केंद्र होते हैं वहाँ पर जो है मदरसा चलता था। प्राथमिक के लिए मकतब चलता था, उच्च प्राथमिक के लिए मतलब उनसे ऊंचे के लिए आपका मदरसा। तो मदरसा और मकतब किस भाषा से बना है, किस शब्द से बना है, किसके लिए था, ये आपको ध्यान रखना होगा। इतनी चीज़ें हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर करेंगे। इससे पहले फटाफट क्लास को लाइक करिए ताकि ये क्लास लंबी होगी, क्योंकि मुझे कोर्स खत्म करना है और काफ़ी काम करना है, इसलिए मैं लंबी लंबी क्लासेस दूंगी और आपका ये होगा। चलिए फटाफट से जो है क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करिए फटाफट, ईच एंड एवरीवन, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी बजाना है। और हो सके तो आपके जो कोर्सेज है वो पढ़ाए जाएंगे, क्लासेस होगी, लेकिन आपको जो टफ पढ़ रहे हैं, जो दिक्कत हो रही है, जिस सब्जेक्ट में नहीं प्रॉब्लम है, उनको छोड़कर और सब्जेक्ट की नोट्स लेके पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर नहीं कंप्लीट हो पाता है तो वैसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा फेस्टिवल्स ज़्यादा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा है, फंक्शंस मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से मैं बता दे रही हूँ। चलो फिलहाल जितना होगा उतना करूँगी, ऐसा नहीं कि नहीं करूँगी, बट ये है कि थोड़ा ध्यान रख लो। चलो फटाफट लाइक करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बारी है देख लेते हैं मध्यकालीन शिक्षा के गुण। गुण में बात करते हैं इनके जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ है। पहले ही शिक्षा की अनिवार्यता। मुस्लिम शिक्षा मुसलमान बालकों के लिए अनिवार्य थी, कि जो मुसलमान है उनके लिए कंपलसरी, बाकी आप और जो हिंदू है वो करना चाहे या ना करना चाहे उनके ऊपर है। क्योंकि उनकी धार्मिक जो पुस्तक है कुरान शरीफ में कहा गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है उसी को अल्लाह की भक्ति प्राप्त होती है। तो इस वजह से इस चीज़ की, जैसे होता है ना कि हिदायत देकर, डरवा कर या समझा कर, जैसा भी करके अपनी बात को मनवाना, तो शिक्षा की अनिवार्यता जो है इनमें काफ़ी प्रबल थी, सुदृढ़ थी और सभी फॉलो करते थे। पहला पॉइंट। दूसरा है निःशुल्क शिक्षा। वही
वैदिक और बौद्ध धर्म की भांति मुस्लिम शिक्षा भी निःशुल्क थी। छात्रावास रहने की व्यवस्था थी, विद्यालय में भोजन वगैरह बच्चों को मिलता था, कपड़े वपड़े भी मिलते थे और राज्य के द्वारा इसका पूरा खर्चा उठाया जाता था। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है? धार्मिक और सांसारिक शिक्षा का समन्वय। धर्म के संबंधित सारी किताबें हुआ करती थी, सांसारिक जीवन से संबंधित भी सारी किताब चीज़ें हुआ करती थी, उनके बारे में भी जानकारी बच्चों को काफ़ी बढ़िया तरीके से दी जाती थी। गुरु शिक्षक का जो एक संबंध था वो काफ़ी अच्छा था, बढ़िया था इनका भी देखने में। और साहित्य और इतिहास के बारे में साहित्य के लेक्चर वगैरह अलग होते थे, इतिहास के अलग होते थे, उसके बारे में मार्मिक तरीके से बताया जाता था। व्यवहारिक शिक्षा पर भी काफ़ी, व्यवहारिक शिक्षा जो दिनचर्या वाली होती थी, कैसे व्यवहार करना, कैसे बोलना है, बातें करनी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुआ करती थी। फिर उसके बाद है वास्तुकला और सैनिक शिक्षा के सैनिक सुरक्षा, क्योंकि कुछ लोग से जो शासक होते थे उनके साथ सैनिक वगैरह बनते थे, तो उसके बारे में भी वास्तुकला, ताकि कुछ कमाए खाएं आगे चल के, तो उनके बारे में भी, ताकि बेच बेच के पैसे अर्न करें। तो इन सब चीज़ों के भी बारे में था, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई 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 कुछ, जैसे आप देखते हो बहुत सारे कोर्सेज वगैरह होते हैं, तो वो चीज़ें हैं। फिर शिक्षा को राज्य का संरक्षण भी प्राप्त था और न्याय की पद्धति को, जो मॉनिटर है, कैसे लीडरशिप बनना है, कैसे रोल करना है, गवर्न करना है, तो इन सब के भी स्कूल्स होते थे। तो वैसे इन सब चीज़ों की जानकारी भी काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब कह सकते हैं कि जो ज़रूरत होती थी लोगों को हर तरीके की इन्फॉर्मेशन देते थे, काफ़ी बढ़िया था सिस्टम। तो ये तो अच्छी अच्छी बातें हो गई, दोष भी तो इनमें है, इतनी सारी अच्छाई कैसे हो सकती है? तो दोष देखिए, पहला दोष था कि आध्यात्मिकता का अभाव है। अभाव इनके पूरी पढ़ाई कैरिकुलम में बहुत ज़्यादा रहा है। तो पहला अभाव जो रहा है वो आध्यात्मिकता का रहा है। दूसरा जो अभाव रहा है सार्वजनिकता व स्थिरता, सार्वजनिकता का अभाव भी देखने को मिला। मुस्लिम शिक्षा सार्वजनिक रूप न धारण कर सकी कोई अच्छे तरीके से, बड़े बड़े कस्बे और नगर में थी, वहाँ पर केवल जो उच्च वर्ग के, मध्यम वर्ग के लोग थे उन्हीं को लाभ प्राप्त था। जो छोटे तबके के लोग थे, मुसलमानों में भी तो छोटे तबके के लोग हैं, ऐसा थोड़ी ना है। तो जो छोटे हैं, गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब थे और उनके आसपास में स्कूल, मकतब, मदरसा कुछ नहीं था, उनको अच्छे तरीके से नहीं शिक्षा मिली। स्थिरता नहीं थी, दूर दूर था, उतना लोग नहीं जा पाते। लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्थाएं नहीं थी उतनी अच्छी, फिलहाल लड़कियों के लिए उतनी अच्छी किसी में नहीं थी। बौद्ध धर्म में शुरुआत हुई थी और मुस्लिम धर्म में थी, लेकिन वो उन्हीं लोग क्या, जो बड़े बड़े राजा के घर की लड़कियां थी, मुस्लिम शासक जो थे उनके घर की जो औरतें, बेगम वगैरह हुआ करती थी, उनके जो खुद के जैसे प्राइवेट ट्यूशन वाले ट्यूटर होते जाके पढ़ाते, वैसे ट्यूटर उनके हुआ करते थे, उनके घर पे जाके पढ़ाते थे। इस तरीके से कोई स्कूल आने का सिस्टम मुसलमानों के कैंप भी नहीं था। और हिंदू शिक्षा पद्धति पे का आघात था। थोड़ा सा हिंदू शिक्षा का जो पद्धति, ये सिस्टम जो पहले से चला आ रहा था, उनको भी मतलब आप डिस्क्रिमिनेट करो और बताओ ऐसा है, ऐसा ऐसा है, हमारा ऐसा ऐसा, तो ये थोड़ा सा था। अपने मुँह मिट्ठू मियाँ भी इनके कैंप होता था। उसके बाद अरबी फारसी ही प्रधान थे, जैसे सब में संस्कृत, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में संस्कृत अच्छी है तो किसी में प्रकृत अच्छी है, किसी में अरबी फारसी अच्छी है, तो जो जैसा है सभी अपना ही गुणगान करते, जाहिर सी बात है, आप जानते ही हो। तो इस तरीके से इनको अपनी भाषा पर ही सब कुछ था और ये चीज़ें हुआ करती थी। शिक्षण विधि की बात करते हैं तो दोष ये था कि जो कुरान आयतें होती थी, उनमें जो आयतें लिखी होती थी उनको रटाते थे, तो रटने पर बल बहुत दिया जाता था। ठीक है, रटने पर बल बहुत देते थे, उस चिंतन मनन, ये सारी चीज़ें। दंड बहुत था, शारीरिक दंड था, थप्पड़, घूंसे, लात, बैट जो भी था, बेल्ट, खाना न देना, मुर्गा बनाना, ऐसे बहुत सारी प्रताड़नाएं मुस्लिम धर्म में थी। सज़ा बड़ी जम के थी, एकदम टाइट। इनका जो वार्डन वगैरह होता था वो भी सबको मारता बहुत था, तो स्ट्रिक्ट बहुत था। स्त्री शिक्षा की अवहेलना, स्त्रियों के लिए कोई खास शिक्षा नहीं थी, दरवाजे बंद थे। पर्दा प्रथा काफ़ी इन लोगों में चलती रही, बुर्का पहनने वाला उस टाइम काफ़ी था, अब तो बहुत कम है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो इनमें दोष में आएंगी। तो आपका जो मध्यकालीन इस्लामिक धर्म का और मुग़ल कालीन ये पढ़ाई वगैरह जो पूरा सेटअप था, ये हो गया आज ओवर। इतनी क्लास और इतने टॉपिक्स इसके लिए बहुत है, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रश्न इसमें बनने वाला ही नहीं, तो मेरी गारंटी है, मैं श्योर हूँ नहीं आता। जो भी चीज़ें आती हैं सब मैंने आपको बता दिया। अब ये हो गई है क्लास ओवर। अब इसके आगे जो चीज़ें होंगी वो हम अच्छे से और अच्छे से पढ़ेंगे, क्लासेस करेंगे। ये पेपर 1 है, 50 नंबर का पेपर, हल्के में लोगे तो ये पेपर आपको उड़ा देगा। और आप अगर इसको जम के मजबूत 50 नंबर के 3 पेपर हैं, और जिस बच्चे ने 50 नंबर के इन तीनों पेपर को बहुत मज़े मिले, अरे यूं ही हो जाएगा ना, तो ये पेपर भी आपको यूं ही उड़ा देगा, इतना ध्यान रखना। क्योंकि आपने एक बात बहुत अच्छे से नोटिस कर ली होगी पेपर देखने के बाद, कि जो नंबर
आपको वो छोटे छोटे पेपर मैथ में, इंग्लिश में, उन सब मैथ तो भैया इंपॉर्टेंट है, वो तो बम है पूरा। बाकी और जो है आपका इंग्लिश और मैथ इस सेमेस्टर में बम है, जाओगे छूने थोड़ा सा भी ना तो खुद उड़ा देगा। बाकी सेस जितने और हैं वो तो हम करके लिख लेते हैं, लेकिन ये 50 नंबर वाले ना और बड़े मैजिक वाले बम है। ये दखते हैं ना तो और 2-4 लोग को हिला देते हैं, क्योंकि आप जब नंबर पा रहे हो 50 में से ना तो इसमें बड़ा अच्छा अच्छा नंबर मिलता है, बाकी वो 25 वाले में कम कम मिलता है यार। तो थोड़ा समझो, 50 नंबर वाले पे कमांड करो, मैथ और इंग्लिश को निकालना सीखो, बाकी सही तो पढ़ के पास हो जाता है। तो इस तरीके से करना है, एक पेपर दिया है, अनुभव लो कि कैसे कर पाओगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम की इंग्लिश में। सभी लोग आइएगा, टाइम पर पढ़ेगा, कोई दिक्कत है बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।